Hello everyone. We are reading the chapter number 2 of civics for class 9th, that is constitutional design. And in the last part we have already covered कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किस तरह से बनाया गया, ये सब हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सबसे पहले हमने साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल देखा था कि वहाँ पर किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया और उसके बाद में डेमोक्रेसी सेटअप हुई। उसके बाद हम आए थे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और लास्ट पार्ट में हमने किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किन किन लोगों को चुना गया। और हमने देखा कि भारत के अलग अलग रीजन से अलग अलग लोग जो है वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल हुए। तो आगे हम उसी को कंटिन्यू करते हुए रीड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। Yes. So finally, the manner in which the Constituent Assembly worked gives sanity to the Constitution. The Constituent Assembly worked in a systematic, open and consensual manner. तो ये जो असेंबली चुनी गई थी ये बहुत ही सिस्टमेटिक थी, बहुत ही ओपन थी और बहुत ही कंसेंशुअल होके, यानी लोगों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये अपना काम कर रही थी। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। सबसे पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स, कुछ बेसिक सिद्धांत जो है वो डिसाइड किए गए जिस पे काम करना था, जैसे कि इक्वालिटी इज़ द मेन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके बाद जो है कानून या जो भी उन्हें धाराएं लिखनी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वो लिखी गई। देन अ ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर भी इन्हें कहते हैं, प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। फिर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा और फिर उसे डिस्कशन के लिए असेंबली के पास भेजा गया। सेवरल राउंड्स थ्रू डिस्कशन टुक प्लेस इन द ड्राफ्ट कमीशन क्लॉज बाय क्लॉज। एक एक भाग को बहुत ही ध्यान से पढ़ा गया, एक एक क्लॉज को जो उस ड्राफ्ट में था उसको ध्यान से डिस्कस किया गया, ध्यान से उसको जो है विचार किया गया उस पर। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड। कहता है कि उसमें भी 2000 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स किए गए, उसमें सुधार लाए गए और भी ज़्यादा जितने आ सकते थे। द मेंबर्स डेलिब्रेट फॉर 140 डेज स्प्रेड ओवर 3 ईयर्स। और इस पर जो है काम किया गया 114 दिन, और ये जो है 3 ईयर्स तक ये प्रोसेस चलता रहा हमारा संविधान लिखने का। Every document presented, every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved. जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनते समय जो भी शब्दों का इस्तेमाल था उन पर बहुत ध्यान दिया गया, और सारे के सारे जो भी प्रोसेस था उसको बहुत ही रिकॉर्डेड तरीके से किया गया। सारा प्रोसेस रिकॉर्ड हुआ और उसको प्रिजर्व करके रखा गया है। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। जब भी वो मिलते थे, जब भी उनकी मीटिंग होती थी मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उस दौरान जो भी निचोड़ निकल कर सामने आता था तो उनको प्रिजर्व करके रखा गया है और उसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। व्हेन प्रिंटेड दीज डिबेट्स आर 12 बल्कि वॉल्यूम्स। तो ये जो डिबेट्स हैं ये 12 बल्कि वॉल्यूम्स हैं, यानी भारी भरकम वॉल्यूम्स हैं 12 इसकी। तो दीज डिबेट्स प्रोवाइड द rationale behind every provision of the constitution. These are used to interpret the meaning of the constitution. तो इन डिबेट्स को यूज़ किया जाता है। ऑब्वियसली कोई भी अगर मेंबर कुछ भी नया अमेंडमेंट करता है या कुछ भी नया लिख कर लाता था तो उस पर बहस होती होगी, उस पर डिस्कस होता होगा, और वो ऐसा क्यों करता था उसको वहाँ असेंबली में डेफिनेटली ही हैज़ टू आंसर। सो कहता है कानून को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए इन डिबेट्स को पढ़ा जाता है। उसके बाद हम आए हैं अपने टॉपिक 2.4 पे, विच इज़ गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडिंग वैल्यूज़ क्या थी। इन दिस बुक वी शैल स्टडी द एग्जैक्ट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। एट दिस स्टेज लेट अस बिगिन बाय द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओवरऑल फिलोसफी ऑफ व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑल अबाउट। तो ये कह सकते हैं हम कि ये जो बुक है हमारी, इसको हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग सब्जेक्ट्स पे
लिखा गया, अलग अलग सब्जेक्ट्स की स्टडी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और इस स्टेज पे उसकी फ़िलासफ़ी समझना बहुत ज़रूरी है। और what can do this in two ways. We can understand by reading the views of some major leaders. तो हम जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे कुछ मेजर लीडर्स की क्या राय है वो जान सकते हैं, एक तरीका तो ये है। और दूसरा है बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू रीड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट इट्स ओन फिलोसफी। और दूसरी तरफ हम ये देख सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद क्या कहता है अपनी फ़िलासफ़ी पे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा निचोड़ दिया हुआ है, कुछ ऐसा दिया हुआ है जिससे कि हम समझ पाएँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। तो यस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है कि वो किन किन चीज़ों पर बेस्ड है। वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय द रीडिंग द व्यूज़ ऑफ सम मेजर लीडर, और बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू रीड what constitution say about its own philosophy. This is what the preamble of the constitution does. तो ये काम कौन करता है? मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही कहता है अपने बारे में, तो वो खुद कैसे कहेगा? उसके प्रियम्बल में लिखा गया है। और ये प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल जो है वो समझने वाली बात है कि प्रियम्बल क्या है, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जब स्टार्ट होता है तो पहले कुछ पेजेस का प्रियम्बल है, जिसमें एक एक वर्ड को, जिस पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, उसको क्लियर किया हुआ है। एक तरह से हम कह सकते हैं इंडेक्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो, और हम उसको पढ़ के समझ सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन किन वैल्यूज़ पे बेस्ड है। द ड्रीम एंड द प्रोमिसेस. Some of you may have noticed name missing from the sketches of the makers of the Constitution. Mahatma Gandhi, he was not a member of the Constituent Assembly. तो कहता है कि आपने देखा होगा कि जो इतने बड़े बड़े लीडर्स थे उनका नाम नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ऐसा क्यों? महात्मा गांधी जो इतने बड़े लीडर थे, क्या उन्होंने कोई सलाह नहीं दी होगी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए? ही वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये सच है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, येट देयर वर मैनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विजन। लेकिन उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है उसको फॉलो करने वाले बहुत सारे नेता कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मौजूद थे। Yet there were many members who followed his vision years ago, writing in his magazine Young India in 1931. तो एक मैगज़ीन छपी उनकी Young India 1931 में, he had spelled out what he wanted the constitution to do. उसमें उन्होंने लिखा कि वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे, उसके बारे में लिखा हुआ है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है लगभग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे, उनके जो चाहने वाले थे, उनके जो विजन को मानने वाले थे, वो लोग मौजूद थे और उन्होंने उनके विजन को साकार किया। दिस ड्रीम ऑफ एन इंडिया दैट हैज़ एलिमिनेटेड इनइक्वालिटी वॉज शेयर्ड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो जो ड्रीम था इंडिया का कि एक भारत ऐसा हो जिसमें इनइक्वालिटी नाम की कोई चीज़ ना हो, तो वो पूरा किया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा, हु प्लेड अ की रोल इन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ही हैज़ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इनइक्वालिटीज़ कुड बी रिमूव्ड। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, उन्होंने ये सपना पूरा किया कि इनइक्वालिटी नहीं होंगी इंडिया में। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपना देखने का नज़रिया था कि किस तरह से भारत में से इनइक्वालिटीज़ को रिमूव किया जा सकता है। He often bitterly criticized महात्मा गांधी and his vision. जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो महात्मा गांधी की सोच जैसे नहीं थे, उनका विजन अलग था, महात्मा गांधी जैसे वो नहीं सोचते थे। In his concluding speech of the Constitution Assembly, he state his anxiety with clearly. अपनी जो कंक्लूडिंग उनकी स्पीच थी, जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को कंक्लूड किया है, तो उन्होंने इसको कहा है कि वो क्या चाहते थे। ऑन 26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू एंटर इन अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी, इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी हैव इनइक्वालिटी। वो कहते थे कि हमने बुक्स में तो लिख दिया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि इक्वालिटी मिल गई, लेकिन इन रियल लाइफ, इन सोशल लाइफ वी हैव इनइक्वालिटी। इन पॉलिटिक्स वी विल रिकग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट वन वैल्यू। क्या हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रिकग्नाइज़ किया है, इस बात को माना है कि हमारे देश में वन वोट वन वैल्यू होगी।
एक इंसान को एक वोट करने का अधिकार दिया जाएगा जो भी एडल्ट है हमारे देश को। इन आर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी शैल बाय रीज़न ऑफ आर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू। कहते हैं कि लेकिन हम सोसाइटी में से हर व्यक्ति के दिमाग में से कैसे निकालेंगे कि हर इंसान की एक वैल्यू है। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वालिटी इन आर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। कहता है हम सोशल और इकोनॉमिकली कैसे अपनी इन इक्वालिटीज़ को दूर करेंगे। इफ़ वी कंटिन्यू टू डिनाई फॉर लॉन्ग we will do so only by putting our political democracy in peril। कहता है कि अगर हमने यही ऐसे ही जारी रखा कि सोशली अनइक्वल रखा कुछ क्लासेस को, तो ये जो इनइक्वालिटी है ये हम जो इक्वालिटी है ये हम कभी नहीं पा पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, सोशल लाइफ में से भी इनइक्वालिटीज़ को हटाना होगा और सभी को इक्वल समझना होगा, उनको इक्वल वैल्यू देनी होगी। Finally, let us turn to Jawaharlal Nehru giving his famous speech of the Constituent Assembly and his stroke to midnight at 15th August 1947। ये नीचे जो है जवाहरलाल नेहरू की स्पीच है जो मैं अभी नहीं पढ़ूँगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्पीच जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी, तो दैट इज़ वाई आई हैव रीड दिस स्पीच। ओके, आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ़िलासफ़ी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलासफ़ी क्या रही, क्या विचार रहे लोगों के, या क्या मैं कहूँ सिद्धांत रहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। वैल्यू दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर इन टर्न रिटर्न बाय इट form the foundation of Indian democracy. These values are embedded in the preamble of the Indian Constitution. They guided all the articles of the Indian Constitution। तो कुछ एक वैल्यूज़ हैं जिन पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारे प्रियम्बल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ये लिखा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यू। कॉन्स्टिट्यूशन जब शुरू होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, आप सभी को पता है इट इज़ अ काइंड ऑफ बुक। तो ये जो बुक है ये जब शुरू होती है तो ये कुछ बेसिक वैल्यू की स्टेटमेंट्स के साथ शुरू होती है। दिस इज़ कॉल्ड द प्रियम्बल और इसी को कहा जाता है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Taking inspiration from the American model, most countries in the contemporary world have chosen to begin their constitution with the preamble। तो अमेरिका के का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको देखते हुए, उससे इंस्पायर होकर बहुत सारी कंट्री ने, बहुत सारी मॉडर्न कंट्रीज़ ने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रियम्बल से शुरू करना बेहतर समझते हैं वो। Let us read the preamble of our Constitution very carefully to understand the meaning of each of the key words. Preamble of the Constitution read like poem on democracy. It contains the philosophy on which the entire Constitution has been built, and it provides a standard to examine and evaluate any law and action of the government to find out whether it is good or bad. It is the soul of the Indian Constitution। तो इस preamble को हम कह सकते हैं कि it is the सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये प्रियम्बल करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे प्रियम्बल में इंक्लूडेड है, और ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इनके मतलब क्या है, सोवरजीन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस और लिबर्टी, इन सभी का मीनिंग क्या है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।